हेलो, गुड मॉर्निंग एंड ग्रीटिंग ऑफ द डे वंस अगेन। आज का जो टॉपिक मैं करने वाला हूँ वो बहुत ही स्पेशल आपके लिए है। जितनी भी नर्सेज एग्ज़ाम देने जाती हैं पियर्सन टेस्ट सेंटर के अंदर, उनके लिए एज ए पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन ये जानना, ये नॉलेज होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है कैट। What does it mean? C for computer, A for adaptive and T for test. It's all about the NCLES जो एक सिस्टम या प्रोग्राम बना है जिसके थ्रू आपका एग्जाम लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दैट प्रोग्राम्स। सो व्हाट डज इट मीन कैट? कैट का मतलब है कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट, यानी जो कंप्यूटर जो सिस्टम आप यूज कर रहे हो, जिसके ऊपर आप एग्जाम दे रहे हो, वो आपकी कैपेबिलिटी को, एबिलिटी को एवेल्युएट करता है ताकि उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन वो प्रोवाइड करें ओवर द स्क्रीन। सो दिस इज ए कंप्यूटर अडेप्टिव, यानी कंप्यूटर को आप ये मान के चलिए कि वो एक एग्जामिनर है, और एग्जामिनर जो आपको उसने क्वेश्चन 1 दिया है, क्वेश्चन 2, 3, 4 दिया है, उसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी और उस परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देगा। सो मैं पार्ट 2 में समझाने जा रहा हूँ कि वो क्या क्या लेवल होते हैं जिसके ऊपर कंप्यूटर इटसेल्फ डिसाइड करता है कि उसको नेक्स्ट क्वेश्चन का जो जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो कैसा होना चाहिए, या उसको नर्सिंग एरिया को उसको चेंज करके दूसरे नर्सिंग एरिया पे आपको ले जाना चाहिए। सो इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन योर परफॉर्मेंस। और ये कंप्यूटर, जिसको मैंने एक दूसरा नाम दे दिया है, वो एक एग्जामिनर है। वो एग्जामिनर डिसाइड करता है कि मुझे अब कैंडिडेट से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना है, उसका जो परफॉर्मेंस थी पिछले 5 क्वेश्चंस के अंदर वो क्या रही है। सो लेट अस स्पीक ऑन लेवल ऑफ फर्स्ट जो पार्ट होगा कंप्यूटर कैट का, वो है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन। नाउ लुक एट, आपको आइडिया है कि मिनिमम क्वेश्चंस जो होंगे वो 85 होंगे, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 150 के अराउंड होंगे। सो इसके बीच में आपका रिजल्ट नेगेटिव या पॉजिटिव वो निकालेंगे। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन फर्स्ट 85। आपको ऐसा नहीं है, जब मैंने कहा कि मेरे पास जो हेडलाइन है वो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी, यानी क्वेश्चंस की लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या क्या होगा। आप देखते हो, जब आप सेल्फ प्रैक्टिस भी करते हो, आप प्रोग्राम्स बाय करते हो या आपके पास हार्ड कॉपी क्वेश्चन पेपर हैं, तो उसके ऊपर भी आप देखते हो कि जिस सारे के सारे आपने आज मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 100 क्वेश्चन किए हैं, तो वो सारे के सारे 100 क्वेश्चन जो थे वो मोस्ट डिफिकल्ट नहीं थे। उसमें इजी भी होते हैं, उसमें मॉडरेट स्टैंडर्ड ऑफ डिफिकल्ट लेवल भी होता है, और उसके अंदर मोस्ट डिफिकल्ट, यानी देयर आर 3 लेवल, द इजी वन, द मॉडरेट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट है। ये 3 लेवल्स के क्वेश्चंस जो हैं वो चलते हैं, लेकिन इनका लेवल चेंज कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने पहले 5 क्वेश्चन किए हैं और उसके अंदर मान लीजिए कि आप कंप्यूटर पे कर रहे हो, तो कंप्यूटर पर जब करते वक्त जब आपने पहले 5 क्वेश्चन किए या 10 क्वेश्चन किए, तो उसके अंदर उन्होंने तीनों लेवल को मिक्स करके आपको क्वेश्चन दिए। अब उसमें उन्होंने देखना है कि भाई आपके जो क्वेश्चन जो मोस्ट डिफिकल्ट थे, क्या वो उस 10 में से सारे गलत हो गए, मॉडरेट जो थे वो कितने ठीक हुए, और जो इजी थे वो कितने ठीक हुए। सो इस तरीके से वो आपकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करते हैं, और इसके अकॉर्डिंगली वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी को चेंज करते हैं, या तो वो कम करेंगे या फिर वो उसको इंक्रीज करेंगे। सो यू गॉट टू बी केयरफुल। क्वेश्चन चाहे इजी है तो उसको आप इजी मान के ना चलिए, अगर वो मॉडरेट एंड मोस्ट डिफिकल्ट है तो उनको भी आप इजी मान के ना चलिए। सो व्हाट डज इट मीन, ये मेरे लिए एक एग्जामिनी के लिए क्या मतलब मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है कि आप आज फाइनल टेस्ट देने जा रहे हो, राइट? फाइनल टेस्ट के अंदर हर एक क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आज आने वाला है, आप उसको मोस्ट डिफिकल्ट मान के ट्रीट करें। जब आप मोस्ट डिफिकल्ट मान के उसको ट्रीट करेंगे तो आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा एक्टिव एंड अलर्ट रहेगी, आप ज़्यादा क्रिटिकल उसके बारे में सोचेंगे, आप अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को, आपका जो भी प्रिपरेशन है, और फिर जो आपके टीचर ने जिस तरीके से आपको टीच किया है, वो सारी बातें जो हैं अपर सरफेस यानी आप आएंगी कॉन्शियस माइंड में, तो आप बेस्ट डिसाइड कर पाएंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट फाइनल आंसर। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है वो ईजी है, आपने हज़ारों बार अपने प्रैक्टिस में किया होगा बिफोर द टेस्ट डेट,
तो आपको लगता है को ये तो क्वेश्चन मैंने डिजॉक्सन का है, इंसुलिन का है, और ये तो मैंने 500 टाइम किया होगा। तो आप क्या करते हो कि अपने ब्रेन को, अपने न्यूरॉन्स को एक मैसेज दे रहे हो कि मैं इसमें मोर देन 100% करेक्ट हूँ, मुझे नॉलेज है। आप उसको फिर केयरफुली रीड नहीं करेंगे। आप अपने ब्रेन को, न्यूरॉन्स को मैसेज दे रहे हो कि इट इज़ गोइंग टू बी इजी, इट इज़ ईजी। आपका ब्रेन जो है वो उतना एक्टिवेट नहीं होगा, वो नहीं सोचने की कोशिश करेगा, यानी वो भी एक लेजी पना दिखाएगा। सो इसलिए एज ए टीचर, मैं पिछले 23 साल से एनक्लेस की कोचिंग करा रहा हूँ। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपकी स्क्रीन पे आज जो क्वेश्चंस है, आप उसको मान के चलिए कि ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और आज के टेस्ट के बाद ही आपका रिजल्ट निकलेगा। सो अगर आप उसको इजी मान लेंगे कि ये इजी है, मैंने 500 टाइम किया है, 1000 टाइम किया है, तो मेरा आज भी राइट होने वाला है, आप गलती कर रहे होंगे। सो व्हाट डज इट मीन? इसका निचोड़ क्या है आपके लिए, मैसेज क्या है आपके लिए? आपके लिए मैसेज क्या है कि इजी हो, मॉडरेट डिफिकल्ट हो, मोस्ट डिफिकल्ट हो, आपको अपनी इक्वल स्ट्रेंथ के साथ, एबिलिटी के साथ, स्ट्रेटजी के साथ, नॉलेज के साथ आज आप उसको यूज करिए। आप अपनी फुल एनर्जी को यूज करिए, अपने न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करके रखिए, अलर्ट रहिए। कभी भी उनको एक ऐसा मैसेज ना दो कि ये इजी है और इसलिए ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा क्रिटिकल सोचने की ज़रूरत नहीं है। सो ये कुछ इस तरीके की बातें होती हैं जब हम खुद डिसाइड कर लेते हैं कि ये इजी है, और वही आपका आंसर गलत हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 जो है कि अब हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं उनकी लेंथ क्या है, यानी इन अदर वर्ड उनका साइज क्या है। तो साइज एंड लेंथ से मेरा कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चंस क्या है वो 1 लाइन में है, या 2.5 लाइन का क्वेश्चन है, या वो 4.5 यानी 4.5 लाइन का क्वेश्चन है। सो अगर क्वेश्चन एक लाइन का है तो आपको कितने सेकंड लगेंगे रीडिंग करते वक्त, समझते वक्त? सिमिलरली नंबर 2 जो मैंने कहा कि वो 2.5 लाइन में क्वेश्चन है, तो आपको कितने सेकंड लगेंगे? इसी तरीके से अगर 4.5 यानी 4.5 लाइन का क्वेश्चन है तो उसको कितना टाइम लगेगा? सो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके ना तो स्मॉल साइज में होंगे, ना वो मॉडरेट साइज में होंगे, ना ही वो 4 और 5 लाइंस के होंगे। सो यहाँ पर जो टाइम मैनेजमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपका होता रहता है। जाहिर है कि एक क्वेश्चन जो है सिर्फ एक लाइन का है, आप इमेजिन करिए कि एक लाइन का जो क्वेश्चन है उसको कितने सेकंड लगेंगे। जाहिर है कि उसकी जो ऑप्शंस 1 2 3 4 होंगी वो भी कोई बहुत लंबी लेंथी नहीं होंगी, क्योंकि क्वेश्चन 1 लाइन का है, राइट? तो इस तरीके से उनकी ऑप्शंस भी जस्ट वन 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 वर्ड होगा, राइट? तो इस तरीके से यानी क्वेश्चंस की लेंथ एंड जो ऑप्शंस है उनकी लेंथ बहुत लंबी लंबी नहीं है जहां आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाए या आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। नो, दैट्स नॉट द वे इट इज डन। सो आपको एक, लेकिन जो एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, सिंगल लाइन सिंगल वर्ड्स के आंसर हैं, वहां पर भी उतना ही आपको हार्डवर्क करना है जितना मॉडरेट एंड मोस्ट लेंथी जो क्वेश्चंस होंगे वहां पर हार्डवर्क करना होगा। सो इक्वली आपके लिए हर एक क्वेश्चन, वो 1 लाइन का है, वो 2.5 लाइन का है, या वो 4 लाइन का है, आपको इक्वली आपको आज अपना हार्डवर्क करना होगा, क्रिटिकल थिंक करना होगा, अपने न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करके रखना है, और उसके बाद आपकी जो कंसंट्रेशन है, जो स्ट्रेटजी है, जो नॉलेज है, उसको बराबर यूज़ करिए। ये नहीं कि आप ये मान लें कि एक लाइन का क्वेश्चन है ये तो मुझे आता है। नहीं, आज आपका फाइनल है माय डियर। आप घर के इन्वायरमेंट में बैठे हुए क्वेश्चन नहीं कर रहे। आज आपके ऊपर फाइनल एग्जाम की एंजाइटी है, प्रेशर है, तो आप, लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें आपको एग्जाम के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए बताई गई हैं अलॉन्ग विद द थ्योरी अपडेशन, वो उतनी ही ज़रूरी है जितनी थ्योरी का नॉलेज ज़रूरी है। सो ये हो गई बात नंबर 2, जब मैं कह रहा हूं कि साइज या लेंथ ऑफ द क्वेश्चन के ऊपर आपको क्या ध्यान देना है। नंबर 3 जो पार्ट है वो है कि अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन 85 पे आपका सिस्टम स्टॉप नहीं होता, तो मैं जो एग्ज़ाम देने के लिए बैठा हूँ चैम्बर के अंदर, मेरे लिए आज वो मैसेज क्या है? 85 के ऊपर मेरा सिस्टम बंद नहीं हुआ। व्हाट डज इट मीन?
एक आगे बंद नहीं हुआ और क्वेश्चन नंबर 86 आ गया, फिर 87 आ गया, फिर 88 आ गया, 90 आ गया, राइट। सो व्हाट डज इट मीन अगर कंप्यूटर बंद नहीं हो रहा, 85 में नहीं हुआ, इसका मतलब है कि 85 में जो कैट है, जो एग्जामिनर है, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि आप पास हो या वो फेल हो। यानी आप एक बॉर्डर लाइन पे हो, ना ऊपर जा रहे हो ना नीचे हो रहे हो, 50-50 पे हो। पास होने के लिए लेट से उसको 50% लाइन से ऊपर जाना है, आपकी परफॉर्मेंस वो पासिंग लाइन पे होनी चाहिए या पासिंग से ऊपर होनी चाहिए, तभी तो वो पास करेगा। अगर वो पासिंग लाइन से नीचे है तो वो आपको फेल करेगा, द कंप्यूटर विल स्टॉप। लेकिन यहाँ एक थर्ड बात हुई है, वो है कि कंप्यूटर ने सिस्टम ने बंद नहीं हुआ। इसका मतलब मेरे लिए मैसेज ये है कि मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ, ना मैं फेल साइड में आ रहा हूँ ना मैं पास साइड में आ रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मेरे पास अभी भी 100% फुल अपॉर्चुनिटी है पास होने के लिए। इसका मतलब मैं अब नेक्स्ट पार्ट कैसे करूं। मैं जो 85 तक क्वेश्चन किए हैं आप उसको छोड़ दो, आपके पास रिजल्ट क्लियर हो चुका है कि यू आर एट द बॉर्डर लाइन, उसको छोड़ दो, वो जा चुके हैं, वो क्वेश्चन वापस नहीं आएंगे, राइट। अब आप 86 के ऊपर 200% फोकस करिए, नॉट 100%, 200% फोकस करिए। गेट मोर अलर्ट, गेट योर न्यूरॉन्स मोर एक्टिवेटेड, ज़्यादा क्रिटिकल सोचिए, ज़्यादा जोर दे के सोचिए, करेक्ट आंसर तक पहुंचने की पूरी 100% कोशिश करिए। तो आपका 86 ठीक हो गया, 87 हो गया, 89 हो गया, 90 हो गया, 91 हो गया। अगर आपके 86 से लेके 91 तक क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, द कंप्यूटर यानी कैट सिस्टम विल स्टॉप। कैट ने ये आपको असेस कर लिया है कि आपकी परफॉर्मेंस अब मच बेटर हो गई है और वो आपका कम सिस्टम जो है वो बंद कर देगा। सो यानी यू हैव इम्प्रूव्ड। तो ये आपको हमें कैसे पता चला, हमें इस तरीके से पता चलता है कि जब कंप्यूटर बंद नहीं हुआ, सिस्टम बंद नहीं हुआ, तो इसका मीनिंग है कि मेरे पास अभी भी पास होने के चांसेस पूरे हैं। एग्जामिनर जो है वो मुझे और टाइम दे रहा है कि आप इम्प्रूव करिए, ताकि आप पासिंग लाइन से आपकी परफॉर्मेंस ऊपर जानी चाहिए। तो जब वो जाएगी, अगले 5-6 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाते हैं, राइट। 200% आपने हार्डवर्क किया है, आपने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है, ज़्यादा केयरफुल थे आपने कीवर्ड्स को स्टेट और जो डेंजरस वर्ड उनको ध्यान दिया है, क्वेश्चंस नर्सिंग एरिया को भी ध्यान दिया है, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो पॉजिटिव साइड में चली जाती है, आपकी परफॉर्मेंस पासिंग लाइन से ऊपर हो जाती है, द कंप्यूटर विल स्टॉप। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 150 है। अगर आप फिर भी 50-50 पे प्ले कर रहे हो, तो कंप्यूटर जो है वो आपको 150 क्वेश्चन मैक्सिमम देगा, टोटल देगा, फिर उसके बाद सिस्टम बंद होगा, आपका रिजल्ट जो भी होगा वो निकाल के भेजेंगे। सो दैट्स वन थिंग। सेकंड बात ये होती है कि मान लीजिए कि आपकी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर नर्सिंग एरिया से आ रहे हैं, जैसे फार्मा ले लेते हैं हम। अब मान लीजिए कि आपने पहले 15 क्वेश्चन करे और 15 में से आप देख रहे हो कि हर थर्ड क्वेश्चन जो था वो फार्माकोलॉजी से था। फार्माकोलॉजी, हम फार्मासिस्ट नहीं है, हम फार्माकोलॉजी का हम एग्ज़ाम देने नहीं गए हुए, क्योंकि हमारी ड्यूटीज़ के आवर हमारा एक पार्ट ऑफ मेडिकेशन होता है, वी मस्ट हैव ए बेसिक नॉलेज अबाउट द मेडिकेशन। तो वो हमारा जो बेसिक नॉलेज अबाउट द मेडिकेशन है वो चेक करना मांगते हैं, अदरवाइज वी आर नॉट ए फार्मासिस्ट। इसका मतलब क्या क्या, फर्स्ट 15 क्वेश्चन के अंदर हर थर्ड क्वेश्चन अगर वो आ रहा था आपका फार्माकोलॉजी का, पहला क्वेश्चन आया थर्ड, मान लीजिए वो गलत हो जाता, हमें नहीं पता, लेकिन नंबर 6 फिर से फार्माकोलॉजी का आता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वो गलत हो गया, हमें तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। इसका मतलब अगर नंबर 8 फिर से फार्माकोलॉजी का आ जाता, तो अब आपके सामने पिक्चर इज वेरी क्लियर, पिक्चर इज वेरी क्लियर। वो क्या है कि आपके पहले 2 क्वेश्चन फार्माकोलॉजी के 100% गलत हैं, इसलिए वो पर्टिकुलर फार्माकोलॉजी के एरिया में आपके नॉलेज को चेक करने के लिए हर तीसरा क्वेश्चन दे के पूछ रहा है। लेकिन आपने चौथे 5वें क्वेश्चन पे नहीं जाना माय डियर, आपका 1 गलत हो गया, आपको पता नहीं, अगर सेकंड फिर से 3 क्वेश्चन के बाद आ जाता तो वहीं पे आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए, आप वहीं पे अलर्ट हो जाइए कि भाई थर्ड नंबर क्वेश्चन जो था वो फार्माकोलॉजी का था, नंबर 6 फिर से फार्माकोलॉजी का आ गया। तो इसके लिए मुझे क्या बताया था मेरे टीचर ने, मुझे ये बताया था कि जो क्वेश्चन रिपीटेडली किसी पर्टिकुलर नर्सिंग एरिया से बार बार एंड फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके पहले जो क्वेश्चन आए मैंने करे हैं वो गलत है।
इसलिए वो बार बार आपको क्वेश्चन दे रहा है, हर थर्ड क्वेश्चन, हर फोर्थ क्वेश्चन, कि आप सुधर जाइए, आप सुधर जाइए, बी केयरफुल। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि क्यों रिपीटेडली आ रहा है। हमारा जो मेन प्रोफेशन वो नर्सिंग है, हमारा मेन प्रोफेशन जो है वो फार्मेसी या फार्मासिस्ट नहीं है। सो ये तो हो गया नर्सिंग एरिया से रिपीटेडली क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं। तो वहाँ मुझे क्या करना है, जल्दी से करना है, नहीं तो फिर वो 4-5 क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन में से आपके 4 गलत हो गए हैं तो आपको वो नहीं देगा। इसका मतलब आपकी फार्माकोलॉजिकल जो प्रेपरेशन है वो वीक है, यू आर नॉट अप टू द लेवल। आपका जो रिजल्ट आएगा वो डेफिनेटली फेल होगा, क्योंकि आपको हर एक एरिया में पास होना है। तो वो थोड़े थोड़े क्वेश्चन दे के आपको चेक करता है आपके नॉलेज को। सो लेट्स गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये टॉपिक का। वो ये है कि आपको क्वेश्चंस जब आप चैम्बर में जाते हो ऑन द टेस्ट डेट, तो आपको कैसे अप्रोच करना, क्योंकि आज आप टेस्ट सेंटर में बैठे हो, आप अपने घर के इन्वायरमेंट में नहीं कर रहे। आपको नॉर्मल एक एंजाइटी तो होगी, वो नॉर्मल है, लेकिन अगर नॉर्मल से ऊपर है तो फिर आप अपने लिए ट्रबल को इनविटेशन दे रहे हो। सो आपको कॉन्शियसली, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्रेपरेशन का होता है कि हमने एंजाइटी को कैसे कंट्रोल करना, राइट। तो आप इसको कॉन्शियसली ध्यान रखिए कि ऑन द डे ऑफ एग्जाम, इन व्हेन आई एम सिटिंग इन द चैम्बर, तो मैंने कॉन्शियसली उसको एलिवेट नहीं होने देना, मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, मैंने परमात्मा का नाम लेके आज क्वेश्चंस करने हैं। और पहले जो 10 क्वेश्चंस हैं, आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसमें ये होता है कि आपकी एंजाइटी यानी फिजिकल एंड मेंटल रेस्टलेसनेस होगा, आपकी एंजाइटी हाई हो रही है। लेकिन पहले जो 10 क्वेश्चन है उसको जल्दी जल्दी मत करिए, टेक 2 मिनट, 2.5 मिनट फॉर एवरी क्वेश्चन। कोई टाइम की चिंता नहीं करिए। कॉर्नर में, राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन में आपको बार बार नहीं देखना कि मैंने 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए तो मेरे तो 22 मिनट लग गए और आपकी एंग्जाइटी और बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि आप तो ये देख रहे हो कि 10 क्वेश्चन करने में 22 मिनट लगे। नहीं, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अगर 22 मिनट पहले 10 क्वेश्चन में लगे हैं तो वो 10 में 9 ठीक है। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। आपका रिजल्ट आएगा, आपके जो राइट आंसर वो कितने हैं। आपका राइट रिजल्ट फेल पास इसलिए नहीं आएगा कि आपने बहुत जल्दी स्पीडली करें। नहीं, स्पीड इज नॉट ए मैटर इन द बिगनिंग, स्पीड इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। बिगनिंग में आप 10 क्वेश्चन को धीरे धीरे करिए, केयरफुल रहिए, ताकि आपकी मेंटल एंड फिजिकल जो रेस्टलेसनेस है वो स्टेबलाइज हो जाए। और ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है 11 से 20, उसमें आप अब बेटर होते जाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती जाएगी, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बेटर होती जाएगी। जो अभी तक आपने लर्न किया है वो भी एक स्टेबल हो जाएगा और आप उसको सोच पाएंगे, एप्लीकेशन उसका कर पाएंगे, राइट। सो 20 तक, फिर देन 20 से लेके 40 तक, और 40 से लेके 50 तक, और 50 तक आप बिल्कुल सेटल हो, यू आर नॉट वरीड एट ऑल। आप एक एवरेज टाइम ले रहे हो, आपकी एवरेज हार्डवर्क हो रहा है, और वहाँ तक जो हो चुका। अब 51 से लेके 85 तक आपको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि अब आपको और करेक्ट आंसर सेलेक्ट करने हैं, ताकि 51 से 85 तक जो आपकी परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली एंड कंसिस्टेंटली अबव द पासिंग लाइन अगर रहती है, मैं आपको गारंटी से 200% कहता हूं कि आप पास हो। लेकिन ये स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना होगा। फर्स्ट 10 क्वेश्चन, देन 25 तक क्वेश्चन, देन 50 तक क्वेश्चन, एंड देन 51 से लेके 85 तक क्वेश्चन। अगर आप ऐसा करते हो, मैं आपको 200% कहता हूं कि आप पास हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप मेंटली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, पल्पिटेशन हो रहा है, पसीने छूट रहे हैं, आप अपनी एंजाइटी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, आप भूल चुके हो कि मुझे इसको भी कंट्रोल करना था, मुझे इसके ऊपर भी वर्कआउट करना था, मुझे इसको ध्यान रखना है, तो आप नहीं कर रहे। तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, एंजाइटी आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करने दे पा रहे, और आप बार बार क्वेश्चन रीड कर रहे हो, ऑप्शन रीड कर रहे हो, आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा राइट आंसर है। तो आपके ज़्यादातर आंसर गलत हो जाएंगे। सो आप उस पर्टिकुलर दिन के लिए, जब आप फाइनल
टेस्ट डे टेस्ट सेंटर में जाते हो, आपने ये जो सारा हार्डवर्क किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, पसीना पूंछा है, आज इसके लिए नहीं था, बल्कि आज जो टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव था कि आई विल डू इट, आई विल डू इट। जब आप इस मैसेज को लेके जाते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हिट द कैट एंट्रेंस एग्जाम एंड यू आर डन। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।